नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। जी हाँ, जल्दी से इस बुक का पेज नंबर 293 को ओपन करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा ये चैप्टर निर्वाचन आयोग और जानेंगे इस टॉपिक से संबंधित उन मोस्ट टाइम पे पॉइंट को, फैक्ट को, जिनकी आपकी आगामी परीक्षा बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो गाइस, जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे साथ बुक को करेंगे हाईलाइट, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा, अंत तक बने रहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा हो, आपको वास्तविक रूप से इस बुक को तरीके से कवर करने की आवश्यकता अगर लगे तो ही चैनल को लाइक करिए, अदरवाइज़ प्लीज़ मत करिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो पेज नंबर 293। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार निर्वाचन या फिर निर्वाचन आयोग का दायित्व क्या होता है, क्या इसका कार्य है, क्यों इसकी आयोग की हमको आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, भारत देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में निर्वाचन आयोग के रूप में, एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया। क्योंकि दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी अगर राज्य होता है वहाँ पे जो भी सरकार बनती है वो बनती है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। जैसे कि आपके एरिया में आपका सीएम होता है, आपके वहाँ पे विधानसभा चुनाव होते हैं, अगर आपके यहाँ पे दोस्तों एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे आपके चुनाव होते हैं, ईवीएम मशीन आती है, आप वोट देने जाते हो। तो ये सभी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, वो भी सुचारू रूप से, बिल्कुल वो भी फेयर तरीके से, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी पार्शियलिटी ना हो किसी भी पार्टी के साथ में। तो इस सभी कार्य को संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, और दोस्तों इसकी हमारे भारत के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं अब की बार हम लोग इस बुक्स की ओर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बुक के साइड में या फिर साइड में हल्का सा छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा, भाग नंबर 15 है। और निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख दिया गया है वो मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329A तक। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है या फिर गठन का प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों कि भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सिद्धांतों का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 324 को हम पढ़ते हैं पहले। आर्टिकल नंबर 324 में दोस्तों कहा गया था निर्वाचन आयोग का गठन, लेकिन यहाँ पे पहले दिया गया आर्टिकल नंबर 325। दोस्तों, इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। जैसे कि कोई भी अगर व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होता है, एक सूची बनाई जाती है, जिन जिन लोगों का उसमें नाम होता है, जिनका वोटर आईडी ऑलरेडी बन चुका है, वो सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपना वोट देके आ सकते हैं। पहले था 21 साल, अब हो चुका है 18 वर्ष। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति या फिर किसी लिंग या फिर इनमें से किसी के आधार पर पृथक या फिर विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि वो इस धर्म का व्यक्ति है तो उसका चुनाव अलग होगा, ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, ठीक है, तो एरिया वाइज क्या होता है, चुनाव कंडक्ट होगा कि इस एरिया में, इस जोन में का चुनाव इस डेट में होगा, इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक रहेगा। तो इस तरह से शेड्यूल होता है, और इस बात का उल्लेख मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 325 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 325 में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 326 में निर्वाचन केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, 18 वर्ष का है या फिर उससे अधिक वर्ष का है, तो वही केवल क्या देगा, अपना वोट देगा। दोस्तों, इस एक्चुअली क्या था, 1989 से पहले पहले 21 वर्ष इसकी लिमिट थी, एज लिमिट। अब एज लिमिट को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, ये था आपका 1989 संशोधन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 327, 328 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्वयं अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मैं दोस्तों ये बुक केयर कर रहा हूँ हाईलाइट उन बच्चों के लिए जो जो तरीके से, स्मार्ट तरीके से, जी हाँ, वो भी स्मार्ट तरीके से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। कहते हैं 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। सिंपल सा फंडा ये है। बच्चे बुक्स लाते जाते हैं मार्केट से, दूसरे के हाथ में रखी हुई बुक्स काफ़ी अच्छी लगती है, आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आप ले आते तुरंत, बट उसको पढ़ते नहीं हो, 15-20 पेज पढ़े, बोर हो गए, ओ माई गॉड।
बकवास कह के बुक को धूल खाने के लिए रैक में लगा दिया, सजा दिया, मिट्टी खाने के लिए कह सकते हैं। बट ये बुक आप तरीके से पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी समझ विकसित होगी, समझ विकसित लेकर के एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम क्रैक होगा। चलिए अब फोकस करते हैं आर्टिकल नंबर 324 में। 324 के अनुसार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। और मुझे मालूम है कि जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट लगातार मेरी लाइव क्लास को फॉलो कर रहे हैं, जो ऐप पे फॉलो कर रहे हैं, उन सबको पता होगा इसके बारे में। तो अगर मैं इसके लिंक को शेयर करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर तो फटाफट से आप मुझे कमेंट सब अच्छे करेंगे। दोस्तों निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 25 जैन 1950 को। क्या 25 जैन 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, निर्वाचन आयोग की। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। निर्वाचन आयोग में दोस्तों क्या होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्यीय निकाय है। लेकिन उससे पहले क्या था, पहले केवल एक था इसमें सदस्य निकाय। उसके बाद में इसमें 2 लोगों को और ऐड किया गया, टोटल कितने हो गए आपके, 3 हो गए। एक होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं आपके अन्य सदस्य हैं। और इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, इन सभी की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ये सभी जो एडिशनल फैक्ट इस बुक में नहीं दिए गए, जो को बता रहा हूँ, ये सभी फैक्ट आपको बुक के साइड में कहीं ना कहीं लिख लेने हैं। बुक के साइड में आपको ये सभी फैक्ट कहीं ना कहीं लिख लेने हैं। मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिखिए थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का जो कार्यकाल या फिर पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो। अब इनमें से जो भी पहले हो का अर्थ क्या है, क्या समझते हैं आप। जैसे कि आप निर्वाचन आयोग के आयुक्त बने, बट उस समय आपकी जो एज लिमिट है वो है आपकी 63 ईयर, बट मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 65। तो आप जो वर्क करोगे वो करोगे केवल कितने साल तक, 2 साल तक। 63, 64, 65, जैसे ही आपको एज 65 क्रॉस कर गया तो क्या होगा, आपको रिजाइन देना पड़ेगा, आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं 1950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद से अक्टूबर 1989 तक आयोग ने केवल एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया। और 1989 के बाद, मतलब 16 अक्टूबर 1989 के बाद में एक के साथ में 2 और मेंबर की क्या होने लगी, नियुक्ति होनी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि क्या हो गया कि संख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, निर्वाचन आयोग का जो दायित्व है, जो कार्य है वो बढ़ता गया। तो उसके सपोर्ट के लिए 2 व्यक्तियों को और नियुक्त किया गया। और वर्तमान में क्या हो चुका है, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में से टफ क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग का जो 3 सदस्यीय निकाय है इसको किस वर्ष से अपनाया गया। ऑप्शन सी 1987, 88, 89 एंड 1990, ये थे आपके 4 ऑप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी पावर क्या है। निर्वाचन आयोग की पावर दोस्तों क्या होती है कि मतदान सूची तैयार करना इसका काम होता है, इसकी पावर होती है। और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और उसका नियंत्रण करना। जो भी ईवीएम मशीन जो वोटिंग एरिया में जा रही है, जो भी स्कूलों में जा रही है या फिर किसी भी जगह पर अगर स्थापित हो रही है, तो उसको सही सलामत बिना किसी छेड़खानी के वोटिंग के अंदर उसको वहाँ तक पहुँचाना। अच्छा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली जब भी आपके राज्य में कोई भी अगर वोट वगैरह होते हैं, कोई भी अगर कोई पार्टी जीतती है, तो उसके बाद में एक खबर बहुत ही ज़्यादा फैलती है कि ईवीएम में छेड़खानी की गई थी, ईवीएम की जांच हो, है ना। तो ईवीएम की जांच हो, क्या लगता है कि वास्तव में ईवीएम के अंदर छेड़खानी की जा सकती है। क्या ये बस ही बस केवल टाइम पास कर रहे हैं, लोगों का हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस तरह की फालतू फंड की अफवाह फैलाने के बाद। क्या लगता है आपको, आप मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे ईवीएम के बारे में, चलो बातों में बात निकली है तो आप मुझे ईवीएम के बारे में बताओ कि ईवीएम जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको हम बोलते हैं ईवीएम, इसको डिज़ाइन किसने और किस वर्ष किया था, व्यक्ति का नाम और वर्ष आप मुझे लिख के भेजिएगा। और हमारे भारत देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग कब हुआ था। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जब ये बना था ईवीएम मशीन, उसमें और व्यापक रूप से प्रयोग में टोटल 8 वर्ष का अंतर है। जब मैं रैपिड फायर क्लास करता हूँ आपके दोस्तों, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की होगी कई बार डिस्कस करी होगी। सो आप ध्यान रखिएगा कि जो ईवीएम मशीन है इसको डिज़ाइन किया गया था 15 अक्टूबर 1980 को। लेकिन इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1988 से, 1988 से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो ईवीएम मशीन होती है इसमें अधिकतम
कितने वोट आप लोग दर्ज कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। जैसे कि अब जाते हो कि वोटिंग मशीन आपने वोट कभी दिया होगा दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग पी 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 जो प्रेस करते हैं बटन को, तो उसमें क्या होता है आपका एक वोट क्या हो गया, दर्ज हो गया। एक व्यक्ति एक वोट दर्ज, उसके बाद में ईवीएम मशीन को उठा करके स्टोरेज में जा करके रख देते हैं, ठीक है, सेफ साइड किसी जोन में रख देते हैं। तो एक जो ईवीएम मशीन होती है मैक्सिमम कितने वोट दर्ज कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी बुक के साइड में कहीं लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अलग से आप लिखोगे एक्स्ट्रा फैक्ट को तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज हो सकते हो। जब रिवीजन होगा इसी बुक में से होगा, डायरेक्ट बुक को उठाओ, तुरंत खटाखट 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 रिवीजन कर डालो। आधा कंटेंट यहाँ से उठाओगे बुक में से, आधा कंटेंट अपने A4 पेज में देखोगे, रजिस्टर में देखोगे, तो कहीं ना कहीं हौच पौच हो सकता है मामला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 3840 वोट दर्ज होते हैं एक सिंगल ईवीएम मशीन में। वैसे बहुत कम होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं। चलिए, अब इसके अलावा दोस्तों एक होता है वीवीपैट, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप मुझे भेजिएगा वीवीपैट आखिरकार है क्या, इसका उद्देश्य क्या था, क्या वीवीपैट अब स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों वीवीपैट एक एक्चुअली इसके साथ में क्या था, ईवीएम मशीन होती है, उसके साथ में प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है। मतदाता द्वारा वोट दिए जाने के बाद में प्रिंटर में से एक छोटी सी पर्ची निकलती है जिस पर क्रम संख्या, चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होता है, और बाद में ये पर्ची साथ में जुड़े बॉक्स में गिर जाती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपका, इस तरह से डबल सेविंग हो रही है। एक तो क्या हो रहा है कि ईवीएम में वोट हुआ दर्ज, उस व्यक्ति ने कौन सा वोट दिया वो एक रिकॉर्ड सेव हो रहा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में छेड़खानी की गई है, तो भैया पर्ची देख लो कौन सी पर्ची निकली है, वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। सो यहाँ ध्यान रखना कि जो पर्ची निकलती है वो पर्ची आपको कभी भी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर वीवीपैट में क्या पर्ची हमको मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि इससे क्या होगा, पर्ची आपको मिल जाएगी तो वोट में जो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं अनफेयर कुछ ना कुछ धांधलीबाजी देखने को मिल सकती है। जैसे अब काफ़ी जगह गांव जैसे एरिया में 100-100 रुपये या 500-500 रुपये दे करके वोट खरीदे जाते हैं, इस तरह की न्यूज़ मार्केट में आती है। तो क्या होगा, आप अपनी वीवीपैट वाली पर्ची दिखाओ, 500 रुपये लेके जाओ, हमको वोट दो, 500 रुपये लेके जाओ। अपना वेरिफिकेशन पर्ची दिखाओ अपना कि हाँ आपने हमको वोट दिया था, तो 400 रुपये लेके जाओ, 100 रुपये लेके जाओ। तो इस तरह से धांधलीबाजी को रोकने के लिए आपको पर्ची नहीं दी जाती, केवल वो क्या होती है, एक बॉक्स में सेव हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वोट के टाइम पर क्या होता है कि आपके हाथों में एक इंक लगती है। चुनाव में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट स्किन पर मौजूद नमक से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार उस इंक में होता क्या है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ ना हो, इन केस ऐसा होते होंगे, काफ़ी सारे लोग दोस्तों ऐसे होते होंगे जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, ठीक है, तो आखिरकार उसको वोट देने का अधिकार है या फिर नहीं है। इंक कहाँ लगेगी, सवाल तो ये भी तो है ना। अगर इंक लगेगी तो बॉडी के किस पार्ट पे लगेगी, पाँव के अंगूठे पे लगेगी, ठीक है, या फिर छोटे से कान के हिस्से में लगा देंगे उसके उसमें, या क्या। इस पे आप लोग सर्च करिए थोड़ा सा और मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है कितने एक्टिव हैं और कितने नहीं। दोस्तों इसकी पावर क्या होती है, निर्वाचन आयोग की जो सेकंड पावर होती है वो ये होती है कि आखिरकार किस पार्टी का जो भी चुनाव चिन्ह है उसको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए। वैसे क्या होता है कि पार्टी अपना चुनाव चिन्ह खुद दर्ज करती है फॉर्म फिल करते समय, और मैक्सिमम वो ही पार्टी ध्यान रखती है कि वैसा चुनाव चिन्ह किसी अदर पार्टी का ना हो, वरना क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्लैश हो जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात है। तो चुनाव चिन्ह तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो कोई से भी आप ले सकते हो। जैसे कि झाड़ू आम आदमी पार्टी का यूनिक था, दिखने में अजीब सा, लेकिन कोई बात नहीं, सक्सेस था। चलिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता, दोस्तों यदि इसका क्राइटेरिया क्या है, ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हता है पूरी करनी होगी। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तथा इसके साथ ही किसी राज्य या फिर राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, तो वो बन जाएगा क्या, राष्ट्रीय दल। वो पार्टी बन सकती है राष्ट्रीय दल। उसके अलावा यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, तब हो सकता है। यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब बात करते हैं परिसीमन आयोग क्या होता है। मोस्ट 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 टाइम पे पॉइंट है आपका परिसीमन आयोग, नाम तो शायद आपने सुना होगा। अच्छा, जिन बच्चों को तैयारी करते हुए 2 साल या 3 साल से अधिक समय हो चुका है, तो चुपचाप से ध्यान से बच्चों वीडियो को पॉज करके मुझको इसके बारे में लिख के बताओ थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो तरीके से पढ़ें हमारे साथ। कहते हैं 100 कौरवों से ज़्यादा अच्छा होना होता है 5 पांडवों का होना। मुझे भीड़ नहीं, मुझे बच्चे कम चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो मुझे संरक्षण देने वाले हैं।
ठीक है। सिलेक्शन के बाद भले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमेशा के लिए हमको भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ाई के नाम पे घास बिल्कुल नहीं काटोगे आप लोग। अब बात करते हैं परिसीमन आयोग। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के संदर्भ में परिसीमन अधिनियम 2002 के द्वारा 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। सिंपल आपको ये करना है हाईलाइट कि इसका गठन कब हुआ था, 12 जुलाई 2002 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग के परिसीमन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। अब आयोग का प्रमुख कार्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करना इसका कार्य था। और दोस्तों साथ ही साथ अनुसूचित जाति जनजाति को संशोधित सीटों को 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारित करना। अब आयोग ने क्या करा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो 119 थी, 119 थी, उसको बढ़ा करके 132 कर दिया। कितना किया, 132 कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों एक होती है आचार संहिता। चुनाव के समय जो आचार संहिता लगाई जाती है उसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। दोस्तों जब भी आपका मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जाएगी, एक क्राइटेरिया, एक कानून बनाया गया था। वोट खरीदे जा रहे हैं शराब दे करके, पेटी पकड़ी गई है उस स्थान पे, इस स्थान पे, इस तरह की न्यूज़ तो आपने बहुत सारी देखी होगी, सुनी होगी। तो आखिरकार चुनाव प्रक्रिया पहले 24 घंटे थी, अब 48 घंटे पहले ही आपको प्रक्रिया जो होती है, चुनाव का जो प्रचार होता है, सॉरी, वो क्या होता है, चुनाव प्रचार आपको स्टॉप करना है। अगर स्टॉप नहीं करा किसी पार्टी ने तो क्या होगा, वो पार्टी क्या होगी, बिल्कुल इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसलिए पहले था 24 घंटे, अब हो चुका है 48 घंटे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत प्यारा पॉइंट है ये। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन थे, सुकुमार सेन थे। सेकंड कौन थे, केवी के सुंदरम। थर्ड कौन थे, एसपी सेन वर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचन संबंधी जो भी आपके संशोधन अधिनियम है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एंगल से, अपने तरीके से। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, डिसलाइक करने की वजह आपके पास में हो तो टाइप कर दीजिएगा। आपके पास टाइम ना हो तो टाइप मत करिए, जीवन का उद्देश्य आपको डिसलाइक मारना है, अपने उद्देश्य को पूरा करिए, डिसलाइक मारिए। मिलता हूँ जल्दी अपने वीडियो के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।